तो अब देखिए ये क्या कर रहे हैं, गॉट इट। दिस मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड। अच्छा, तो इसको कंटिन्यू कर दें जी क्योंकि स्क्रीन पर आ रहा है, बस ठीक है। जी। तो ये वचन की जो चर्चा करने की जो जरूरत पड़ी कि वचन की अवधारणा के बारे में लोगों को दिक्कत है, उस पर चर्चा कर रहे थे लोग। मैंने एक सवाल किया कि भाई छात्र एक वचन नहीं, लड़का एक वचन और लड़कों बहुवचन, ये कैसे हम तय करते हैं? तो किसी ने क्रिया से बताया, किसी ने अर्थ से बताया, ये सारी चीजें हैं। तो वचन की जो स्थिति है, तो पहले समझते हैं कि वचन का अर्थ क्या होता है। वचन का अर्थ व्याकरण में संज्ञा है, ये संख्या। वचन का अर्थ संख्या, इसकी संख्या। तो किसी पदार्थ की, किसी शब्द के माध्यम से जो पदार्थ सूचित हो, सर आप अपने को अनम्यूट कीजिए। म्यूट हो गया है, म्यूट सर, हो गया है वो। हाँ सर, म्यूट हो गए। सर आप हाँ। अपने को, हाँ ठीक। ही मैं रहा ऐसे म्यूट, हाँ वही सब ध्यान में बात नहीं जाती है, मैं जी। बोलना शुरू कर। तो फिर से मैं इस बात को शुरू करता हूं कि वचन जो है, वचन एक व्याकरणिक कोटि है, और वचन शब्द का अर्थ व्याकरण में देखें तो उसका अर्थ होता है संख्या। किस चीज की संख्या? पदार्थ की संख्या जो है, कोई संज्ञा शब्द जिस पदार्थ के लिए प्रयुक्त होता है, उस पदार्थ की संख्या का बोध उस संज्ञा शब्द का रूप करता है। यानी कि वचन का संबंध किसी संज्ञा शब्द के रूप से है। और वचन और लिंग ये दोनों एक साथ प्रयुक्त होते हैं, लेकिन व्याकरण में इनको समझने समझाने की सुविधा के लिए हम इन दोनों की चर्चा अलग अलग करते हैं, लेकिन ये दोनों होते हैं एक साथ, इनकी अवधारणा जो है, इसीलिए हम लिंग वचन कहते हैं। और एक ही साथ दोनों होते हैं, अलग अलग नहीं। जैसे लड़का शब्द है, तो लड़का शब्द को हम कहेंगे पुल्लिंग एक वचन, लड़की लड़के पुल्लिंग बहुवचन, ये एक ही साथ है, वचन अलग नहीं है और लिंग अलग नहीं है, लेकिन चर्चा की सुविधा के लिए इनकी चर्चा हम अलग अलग करते हैं। तो बात यहाँ वचन की है। वचन के लिए एक जो दिक्कत परीक्षा में प्रश्न पूछने वालों ने कर रखी है, वही परेशानी पैदा होती है। वचन जो है, इसमें दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो किसी भी संज्ञा शब्द का जो मूल रूप होता है वो हमेशा एक वचन में होता है, मूल रूप एक वचन में होता है। ऐसा बहुवचन जो है, संज्ञा के मूल रूप में प्रत्यय जोड़ करके बहुवचन बनाए जाते हैं। कोई मूल शब्द बहुवचन में नहीं होता, मूल शब्द एक वचन में होता है, उसके साथ प्रत्यय जोड़ करके बहुवचन बनाया जाता है। और ये व्यवस्था अलग अलग भाषाओं में अलग अलग होती है। जैसे गुजराती भाषा का उदाहरण लें तो गुजराती भाषा में एक ही प्रत्यय है जो सभी प्रकार के शब्दों के साथ जुड़ता है और उसका बहुवचन रूप बनाता है। लेकिन हिंदी में 5 प्रत्यय हैं जो बहुवचन रूप बनाते हैं। 5 प्रत्यय हैं जो संज्ञा शब्दों के बहुवचन रूप बनाते हैं। उनमें ए, आ, ए, ओ और ओ, ये 5 प्रत्यय हैं। तो ओ जो है बिना बिंदी वाला, वह सिर्फ
संबोधन रूप में जुड़ता है। सभी शब्दों के साथ स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, अकारांत, आकारांत, इकारांत, उकारांत, जो भी शब्द हैं, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, सबके साथ ये ओ प्रत्यय जुड़ता है और बहुवचन रूप बनाता है। जैसे लड़कों, लड़कियों, बच्चों, भाइयों, बहनों, ऐसा बोलते हैं, तो उसका संबंध संबोधन से है। और जो ओ है वह भी सभी शब्दों के साथ जुड़ता है। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, अकारांत, इकारांत, उकारांत, कोई भी शब्द हो, सबके साथ ओ जुड़ता है। अब रही बात 3, ए, आ और ए की। तो इनमें जो 2 प्रत्यय हैं, आ और ए, ये स्त्रीलिंग शब्दों के साथ जुड़ते हैं। ये स्त्रीलिंग शब्दों के साथ जुड़ते हैं। और जो ए है वो सिर्फ आकारांत पुल्लिंग शब्दों के साथ जुड़ता है। आकारांत पुल्लिंग शब्दों के साथ ए जुड़ता है। तो एक चीज स्पष्ट होती है कि सभी स्त्रीलिंग शब्दों के 2-2 बहुवचन रूप बनते हैं। सभी स्त्रीलिंग शब्दों के 2-2 बहुवचन रूप बनते हैं। और पुल्लिंग शब्दों की बात करें तो उनमें जो आकारांत पुल्लिंग शब्द है उसके 2 बहुवचन रूप बनते हैं और बाकी सभी पुल्लिंग शब्दों का एक ही बहुवचन बनता है। अब यहीं से दिक्कत पैदा होती है, और खास करके दिक्कत जो है परीक्षा में प्रश्न पूछने वालों ने कर रखी है, और ये सब जगह है, पूरे देश में है। ये स्थिति है कि जैसे फल शब्द है, अकारांत पुल्लिंग शब्द है। फल है, पेड़ है, घर है, तो परीक्षक ये मानते हैं कि ये एक वचन भी है और बहुवचन भी है। यही परेशानी होती है। ये एक वचन ही है और उसको प्रयोग की बात करते हैं, जैसे कि यह मेरा घर है और इस गांव में 50 घर हैं। ये हम उदाहरण है। तो जो दूसरा वाक्य है उसमें घर शब्द बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है, लेकिन है वह एक वचन। यही चीज समझनी है। समझने की चीज यही है कि क्योंकि प्रश्न में पूछा जाता है पेड़ शब्द का बहुवचन रूप बनाइए, पेड़ शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा, तो परीक्षक ये उम्मीद करते हैं कि पेड़ शब्द का पेड़ ही होगा। यह संभव ही नहीं है। आखिर पेड़ शब्द तो एक वचन है और बहुवचन जब तक उसमें कोई प्रत्यय नहीं जोड़ेंगे तब तक वो बहुवचन नहीं बनेगा। तो जब हम कहते हैं कि पेड़ शब्द का बहुवचन पेड़ों, तो फिर उसका जवाब लोग देते हैं कि ये तो तिर्यक रूप है, ये कारकीय रूप है। हम कारक में पढ़ते ही नहीं हैं। कारक की बात तब आएगी जब वह वाक्य में प्रयुक्त होगा। ये तो कहा नहीं जा रहा है कि वाक्य में प्रयोग करके बताइए। वाक्य से अलग सिर्फ शब्द की चर्चा हो रही है, और यही दिक्कत होती है, और मैं यही समझाने की कोशिश करता हूं। फिर एक बात आती है शाश्वत बहुवचन वाली बात। न जाने कैसे व्याकरण लेखकों ने एक शाश्वत बहुवचन की कल्पना कर रखी है। यानी कि कुछ शब्द हैं, जैसे दर्शन है, प्राण है, हस्ताक्षर है, ठीक है, प्रयोग इनका बहुवचन में अधिक होता है। एक प्रयोग का चलन है कि इनका प्रयोग बहुवचन में होता है, लेकिन शब्द तो एक वचन का है। इसको शाश्वत बहुवचन बना दिया। कोई शाश्वत बहुवचन नहीं होता। पहले एक वचन तो हो, कहेंगे कि भाई हस्ताक्षर शब्द है, एक वचन है कि बहुवचन है, तो उसको बहुवचन कहेंगे। तो उसका एक वचन कहाँ गया? एक वचन उसका आधार है। जो मूल शब्द है वह एक वचन में ही होता है, और एक वचन के रूप के साथ प्रत्यय जोड़ करके हम उसका बहुवचन रूप बनाते हैं। तो ये दिक्कत स्त्रीलिंग शब्दों के साथ नहीं होती, क्योंकि इसमें 2 प्रत्यय हैं, आ और ए। अच्छा, एक दिक्कत और है। प्रत्यय है आ, लेकिन
व्याकरण लेखक उसको या बताते हैं, या कोई प्रत्यय नहीं है, या प्रत्यय नहीं है, लेकिन उनकी गलती ये नहीं है, वो चीज को समझते नहीं है। जैसे मान लें कि जाति का बहुवचन बनाएंगे तो जातियां, तो ऐसे लोगों के ध्यान में ये बात आती है जाति तो है ही, उसमें या जुड़ा हुआ है तो या प्रत्यय है। एक शब्द को ध्यान में रख लिया कि या प्रत्यय है, प्रत्यय वो या नहीं होता है, वो य आता कहां से है, विचार ये करना है कि य जो है वो आता कहां से है। तो उस य को हम श्रुति य कहते हैं। हाँ, प्रत्यय इकारांत, ईकारांत और इयांत, ये 3 प्रकार के शब्द स्त्रीलिंग शब्द हैं, उनके साथ आ प्रत्यय जुड़ता है, आ प्रत्यय इनके साथ जुड़ता है। तो इसमें जो य आता है उसको हम श्रुति य कहते हैं। एक तरह से संधि कह लीजिए, वो 2 स्वरों के बीच में वो आता है, 2 स्वरों के बीच में आने की वजह से वहां एक य का उच्चारण होता है, उसको हम श्रुति य कहते हैं। और वो श्रुति य सुनाई भी पड़ता है और हम लिखते भी हम सब। कुछ भाषाओं में नहीं लिखते, जैसे गुजराती की बात मैं करूं तो गुजराती में आदमी शब्द का जब बहुवचन बनाएंगे तो उसका बहुवचन बनता है आदमियों, ऐसा होता है। उसमें य आता है लेकिन वो लिखा नहीं जाता। हिंदी में वह य लिखा जाता है। और श्रुति य इसलिए कहते हैं क्योंकि न तो वो मूल शब्द में है और न प्रत्यय में। तो यहाँ प्रत्यय होता ही नहीं है, वो प्रत्यय होता है आ प्रत्यय है, और इन शब्दों में जोड़ करके वो बनाया जाता है। और दूसरा प्रत्यय जो ए है वो बाकी के स्त्रीलिंग शब्दों में जुड़ता है, अकारांत में जुड़ेगा। जैसे सड़क सड़कें, सड़क सड़कें, बात बातें, रात रातें, इनमें अकारांत में जुड़ता है जो है। उसके बाद जो है वो आकारांत में जुड़ता है, लता लताएं, कला कलाएं, भुजा भुजाएं, कविता कविताएं। उसी तरह से वह इकारांत और ईकारांत तो आ में चला गया। अब आया उकारांत, उकारांत में वस्तु वस्तुएं, वधु वधुएं, इस तरह से इन शब्दों में जुड़ता है तो ये बनता है रूप। लेकिन दिक्कत वही पड़ती है पुल्लिंग शब्दों में। पुल्लिंग शब्दों को ये लोग मान लेते हैं कि मूल शब्द एक वचन भी है बहुवचन भी है। वो बहुवचन नहीं होता जब तक उसमें प्रत्यय नहीं जोड़ेंगे तो बहुवचन बना कैसे। अब पेड़ को एक वचन भी माने और पेड़ को बहुवचन भी माने, ये कैसे संभव है। तो फिर वाक्य लोग देते हैं। हमारा मतलब यहाँ वाक्य में प्रयोग का है ही नहीं। वाक्य में प्रयोग करते हैं तब उसकी भूमिका बदलती है और कुछ नहीं होता। शब्द व्याकरण में हर शब्द की अपनी एक पहचान होती है, एक पहचान, और प्रयोग उसके अनेक हो सकते हैं, भूमिकाएं उसकी बदल सकती हैं। एक से ज्यादा भूमिका में कोई शब्द प्रयुक्त हो सकता है, लेकिन व्याकरण में पहचान जो होती है एक होती है। वो जो भी हो, वो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है। जैसे बहुत से विशेषण शब्द जो है वो संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ये शब्द है, मूलतः ये विशेषण है। अमीर, गरीब, पंडित, विद्वान, ये मूलतः विशेषण है। लेकिन अब चूंकि इनका प्रयोग संज्ञा के रूप में होता है, अमीरों गरीबों ये सब कहते हैं, लेकिन वो संज्ञा नहीं बन गया। किसी शब्द का प्रयोग जो है संज्ञा के रूप में होने का मतलब ये नहीं है कि वो संज्ञा बन गया है, तो वह विशेषण है। ऐसे ही एक व्यक्ति का जो किसका माइक खुला है भाई, ये जो है, ये जो रूप है ये एक वचन के रूप है, प्रयोग इनका बहुवचन में होता है। जैसे मैंने बताया कि यह मेरा घर है और इस गांव में 50 घर हैं। दोनों वाक्यों में जो है हर
हर शब्द रूप की दृष्टि से बहुवचन। सर का वो माइक ऑफ हो गया। सर आप फिर से म्यूट हो गए हैं, म्यूट हो गए हैं। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। ये कैसे हो जाता है? मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो लगता है आसिफ जुड़ गया है, कहीं दिखाई तो पड़ रहा था। आसिफ, तुम्हारे लिए सब किया था, तुम्हारी समझ में आया? न आया है तो फिर बोलो। इतना तो मैंने बोल लिया, अब चर्चा करेंगे। माइक को अनम्यूट करो। आसिफ, हाँ बोलो। जी जी सर, जी वो जुड़ने में थोड़ा लेट हो गया था, मैं इस कारण से थोड़ा वंचित हो गया आपकी जानकारी से। कोई बात नहीं, तुम जी अपनी जी परेशानी बताओ। हमने कहा था कि इसकी चर्चा करेंगे। जी जी सर। हाँ, तो क्योंकि प्रश्न उत्तर में ज्यादा सक्रिय तुम थे। जी 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 सर, जैसे आपने बताया कि वो प्रत्यय के माध्यम से हम वचन का निर्माण करते हैं। हाँ, तो जो वो प्रश्न था उसमें सभी शब्दों में प्रत्यय लगे हुए थे। हाँ? जो प्रश्न मैंने भेजा था, परीक्षाओं, गलतियां, प्रश्नों, उन सभी में भी प्रत्यय लगा हुआ था। तो फिर उसमें कैसे उस प्रश्न को सही मान लिया गया? आप देखो, उसमें जो है, मैंने जो उदाहरण तुमको दिया था, मुझे लगता है कि परीक्षाएं, जी, और दूसरा जो था कौन सा था? परीक्षाओं, प्रश्नों, गलतियों। अच्छा, अब ये जो है स्त्रीलिंग जो मानते हैं, तो जी पहला प्रत्यय है आ या ए, जी जी से तो उसका बन गया। जी ना, इसमें फर्क क्या होता है कि जो दो बहुवचन बनते हैं, एक बहुवचन चलता है बिना परसर्ग के और दूसरा जी बहुवचन परसर्ग के साथ आता है। तो जी जितने जी ऊ वाले रूप होते हैं, ऊ वाले रूप बिना परसर्ग के प्रयुक्त नहीं होंगे। जी बिल्कुल। और जो जी जी आकार पुल्लिंग, सर आवाज नहीं आ रही है सर, सबको म्यूट करने को बोलिए ना माइक खुला प्लीज। है। प्लीज म्यूट कर लीजिए, हम लोग सुन नहीं पा दो रहे। लोग जो है, आसिफ और जी, तुम आप भी जब अपना प्रश्न माइक कीजिए। कर लो। सर एक आसिफ, सेकंड। जी जी पूछना जी हो सर। तो, जी जी, प्रश्न करना हो हेलो। बता दूं मैं। हाँ हाँ आसिफ हाँ, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो ये किसी का तो माइक खुला हुआ है, और मुझे लगता है कि बलराम का माइक खुला है क्या? मुसाफिर जी का खुला हुआ है एक, और मेरा निवेदन ये है कि प्रश्न पूछने के बाद म्यूट करने में। बलराम माइक म्यूट करो। हाँ, अभी माइक म्यूट तो नहीं हुआ। तो ये चीजें जो है, मैंने कहा ना कि परीक्षा में पूछ पूछ करके जो है, इसको लोगों ने भटका दिया है कि ये स्त्रीलिंग वाले जो शब्द हैं, तो जब उसका बहुवचन बनाए, कहेंगे इसका बहुवचन बनाओ, मान लो लड़की शब्द का बहुवचन बनाना है, तो उसके दो बहुवचन हैं, लड़कियां और लड़कियों। और इन दोनों में से कोई एक दिया जाए तो व्याकरण की दृष्टि से वो गलत नहीं है। उसमें ये नहीं देखना है कि किसके साथ कारक चिन्ह जुड़ेगा, किसके साथ नहीं जुड़ेगा। वो बहुवचन तो है ना, लड़कियां भी बहुवचन है और लड़कियों भी बहुवचन है, वो दोनों है। लेकिन जो पहला बहुवचन है, उसको बहुवचन के रूप में देने का एक चलन है। लड़की है तो उसका बहुवचन तो लड़कियां कर दें, परीक्षा है उसका बहुवचन परीक्षाएं कर दें। लेकिन अगर उसको परीक्षाओं करते हैं तो गलत नहीं है। यहां तो दो विकल्प हैं, लेकिन आकारांत पुल्लिंग शब्दों को छोड़ करके बाकी के जो पुल्लिंग शब्द हैं, उनके पास एक ही विकल्प है, ऊ वाला। दूसरा कोई प्रत्यय होता नहीं है, दूसरा वो जुड़ता ही नहीं है, उनका दूसरा रूप बनता ही नहीं है। तो जब बहुवचन बनाना है, बहुवचन रूप, तो जब तक उस रूप में परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक वो रूप आएगा कहां से? और रूप का परिवर्तन जो प्रत्यय जोड़ करके करते हैं। बहुत सीधी सी बात है, इसमें कोई जटिलता वाली बात नहीं है कि
संज्ञा शब्द का मूल रूप एक वचन में होता है और उसमें प्रत्यय जोड़ करके हम बहुवचन उसे बनाते हैं। इतनी सी बात है। अब आगे की बात आती है कि किस शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ता है, क्योंकि 5 प्रत्यय हैं, तो उसकी स्पष्टता हो गई कि ओ प्रत्यय जो है सभी शब्दों में जुड़ता है और आप ए प्रत्यय सिर्फ आकारांत पुल्लिंग में जुड़ता है और आ प्रत्यय ईकारांत और ईयांत शब्दों में जुड़ता है और ए प्रत्यय बाकी के सभी स्त्रीलिंग शब्दों में जुड़ता है। बस इसमें इतनी सी बात है। लेकिन अब वो प्रश्न पूछने का रिवाज है कि पेड़ का बहुवचन क्या होगा, तो पेड़ का बहुवचन पेड़ होगा। पेड़ का बहुवचन पेड़ वो इसलिए मानते हैं क्योंकि पेड़ शब्द का प्रयोग जो है बहुवचन में वाक्य में होता है और समझने की चीज वही है कि है वो एक वचन रूप में, प्रयोग उसका बहुवचन में होता है, तो शब्द की पहचान जो है वो वही रहती है। प्रयोग उसके अनेक हो सकते हैं। जैसे इस संदर्भ में अगर विशेषणों का उदाहरण लिया जाए, विशेषण का उदाहरण लिया जाए तो जो गुणवाचक विशेषण है वही विशेषण वास्तव में होते हैं और बाकी के जो विशेषण शब्द हैं वे प्रयोग से विशेषण होते हैं। सार्वनामिक विशेषण जिसको कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कोई विशेषण तो होता नहीं है, सर्वनाम ही जब विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन जब प्रयोग में आएगा तब की बात है वो, बाकी तो सर्वनाम है। तो ये स्थिति यहां भी है कि जो आकारांत पुल्लिंग शब्द को छोड़ करके बाकी के जितने पुल्लिंग शब्द हैं वे सभी जो है जब तक उनमें प्रत्यय नहीं जोड़ेंगे तब तक वो बहुवचन बनेगा ही नहीं। जैसे भालू है तो भालू एक वचन ही है, उसका बहुवचन बनाना हो तो उसमें ओ प्रत्यय जोड़ना पड़ेगा, भालुओं। अब ये अलग बात है कि आपकी शिक्षा व्यवस्था में ऐसे प्रश्न आते हैं। अभी ये तो हर जगह के अध्यापक बताते हैं और सही भी है कि अगर भालू का भालुओं कर दे कोई छात्र तो परीक्षक उसको सही नहीं मानेगा। नहीं भाई, भालू का तो भालू ही होगा। ये कैसे है? ये नहीं है। तो यही मैं कहता हूं कि भाई आप जानने के लिए सच्ची बात जान लीजिए और पढ़ाने के लिए जो आपको पढ़ाना पड़ता है वही पढ़ाइए, क्योंकि आपकी मजबूरी है। पेपर में आएगा और बच्चे को वही लिखना पड़ेगा जो परीक्षक पूछ रहा है। ये सब दिक्कतें हैं और यही जो चर्चा चली तो मैंने सोचा कि भाई वो लिख करके बताने की बात नहीं है, इसको कार्यक्रम ही जो है वो कर लेते हैं इसकी चर्चा। अब ये चीज है कि ये बात मानना न मानना ये आपका काम है। मेरा कोई आग्रह नहीं है कि मैं जो कहता हूं वो मानिए। हाँ, विचार कीजिए, सही लगता हो तो मानिए और नहीं तो अपना सबका अपना अपना आग्रह होता है। और किताब लिखने वालों ने तो और उपद्रव जो कर दिया, किताब लिखने वाले जो है और उपद्रव कर देते हैं, ऐसी ऐसी गलतियां कर रखी हैं, इसका कोई ठिकाना नहीं किताबों में। इस स्थिति है। तो किसी को इस पर अभी कुछ पूछना है? आसिफ कहाँ गया? मैं आसिफ को ही खोज रहा हूं, लगता है आसिफ चला गया है? जी कोई बात नहीं। मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ क्या? जी हाँ, एक हिंदी में हाँ ओकारांत पुल्लिंग शब्द आमतौर पर नहीं है, मतलब मेरे नहीं ही है। कौन सा? तो इसीलिए ओकारांत कोई ऐसा पुल्लिंग शब्द जिसका अंत में ओ हो, तो इसीलिए हमारे पास नियम जो है वो हाँ ओकारांत हाँ वो नहीं ओ का कोई शब्द मुझे याद नहीं है। हाँ हाँ, देखिए लेकिन लेकिन अभी कुछ हाँ एक शब्द ध्यान में आता है, वो है रासो शब्द जो है वो ओकारांत में वो है। उसमें क्या होता है कि बहुत कम शब्द होते हैं ना। अब जैसे मान लीजिए कि ये है हमको एक ही शब्द मिला
औकारांत स्त्रीलिंग गौ। अब कुछ लोगों को और भी कोई शब्द मिल जाए तो बताएं अपने अनुभव से। हमको औकारांत जो है, क्योंकि संख्या कम ये होती है चीजें, तो कुछ शब्द जो होते हैं तो उनको जो है, अब इसमें क्या होता है देखिए, अब रासो शब्द है, तो रासो का बहुवचन बनाना हो तो क्या करेंगे? आपका शायद प्रश्न इस ढंग का हो, नागर जी। हाँ हाँ, तो अब क्या करेंगे? दो वो तो एक साथ मेरा सवाल कमांडो के बारे में। रासो का उपयोग हाँ? तो शायद ना हो। कमांडो शब्द जो है हाँ? वो पत्रकारिता में इस्तेमाल हो। कमांडो हाँ? अंग्रेजी का जो शब्द कमांडो, अच्छा, चार अच्छा, हाँ, कमांडो हाँ, वहां आए, हाँ। उस कमांडो का क्या करें? उसका तो हर रूप में कमांडो ही होगा, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होगा। कमांडो में नहीं, चार इसमें कमांडो वहां आए। देखिए, उसका अगर बहुवचन बनाना है तो ये जो अनुनासिकता है, हिंदी में अनुनासिकता जो है बहुवचन बनाती है का है हो जाता है, तो इसमें करेंगे क्योंकि दो ओ को जोड़ नहीं सकते वहां, तो उसमें जो है बिंदी दे देंगे तो कमांडो ऐसा हो जाएगा जो। अच्छा, कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जो प्रयोग में बहुत कम होते हैं और उनका जब हम बोल करके प्रयोग हमको करना होता है तो बड़ा अटपटा लगता है, बड़ा अटपटा लगता है। कमांडो ऐसा कहना बड़ा अटपटा लगेगा जो, लेकिन मान लीजिए बोलने में चल जाए, लेकिन जब लिखना होगा तो कमांडो ये करना पड़ेगा जो। सर एक हाँ, प्रश्न बोलिए। पूछे? हाँ बिल्कुल। हाँ जी सर, प्रणाम सबसे पहले। हाँ, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो अंग्रेजी शब्द हैं, जैसे अभी सर ने बताया कमांडो, तो क्या इनको हिंदी के जो वचन बहुवचन बनाते हैं उसके अनुसार ओ लगाना सही है? अच्छा, हाँ बिल्कुल, एक अच्छा प्रश्न आपने किया। एक सज्जन ने और भी वो 2 दिन पहले हमारी उनकी बातचीत हुई फोन पर। देखिए, हमेशा ध्यान रखिए कि शब्द जो है, कोई भाषा एक दूसरे से, खास करके संज्ञा शब्द ग्रहण करती है। व्याकरण हर भाषा का अपना होता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो बुक्स करते हैं लोग, वो गलत है। बुक शब्द हमने ले लिया, व्याकरण हमारा लगेगा जो। कोई भी भाषा है, दुनिया की हर भाषा जो है व्याकरण अपना इस्तेमाल करती है। पर वो शब्द फिर शुद्ध कैसे माना जाएगा जब वो शब्द ही अच्छा, अपनी भाषा का नहीं है, सिर्फ लिपि अपनी काम में ले रहे हैं उसमें? देखिए एक चीज और बताया ना, अब तो ये बड़ी अच्छी चर्चा चलेगी अगर ये जूम सर जो है अनलिमिटेड हो गया है, आप पूरी चर्चा कर सकते हैं। तब तो ठीक है, तब अच्छी बात लगी मुझे, चर्चा बहुत पसंद आती है। देखिए एक बात बताएं, ये शुद्धता अशुद्धता भी जो है बड़ा विचित्र है हिंदी में। हम किसी से पूछे, कई लोग हैं हमारे पोस्ट पर हमारे लिखते हैं तो उनको बड़ी आपत्ति होती है। हमारे बड़े आदरणीय हैं वो गोस्वामी जी, वो बार बार वो शुद्धता की बात करते हैं, वो संस्कृत के आग्रह वाले हैं। ये आपसे ही हम पूछे, किसी से भी पूछिए, ये शुद्धता का मतलब क्या होता है? कौन सा आधार हमारे पास है एक शुद्धता? तो मैं जानता हूं कि क्या आधार देंगे, संस्कृत का आधार देते हैं। संस्कृत में ऐसा है इसलिए हिंदी में ऐसा नहीं होता। एक तो है दोनों की अपनी अपनी व्याकरण है ना? दोनों की अपनी अपनी व्याकरण है सर। हाँ, व्याकरण तो है, लेकिन इस शुद्धता वाली बात क्या है? और जो है नागर जी से हमारी खूब इस पर चर्चा हुई है, कुछ पोस्टों पर, खूब फेसबुक पर जो है, और 2 साल तक पुराने पोस्ट में देखता हूँ हमारा इनके साथ। ये तो आलिम सर के नाम से, आलिम देहलवी नाम से लिखते हैं व्याकरण की बातें जो है। 2 साल जो चर्चाएं हमारी इनकी हुई, इनको पढ़ता हूँ तो लगता है खूब चर्चा हमारी इनकी हुई। और जो मुझे बनाने वाली बात है, ये भी उनके हैं उसमें जो है कि जबरदस्त चर्चा हुई, ये मुद्दा हमको दे देते थे, अब मैं उस पर लिखता हूं। तो ये चीजें जो है कि शुद्ध अशुद्ध का कोई मतलब नहीं है। शुद्ध अशुद्ध में उस रूप में मत कीजिए, वो चीज प्रचलन में है या नहीं है। हम प्रचलन की बात करते हैं, भाषा विज्ञान शुद्ध अशुद्ध की बात नहीं करता। शुद्ध अशुद्ध की बात, हाँ वो चीज है, वो शुद्ध है तो उस चीज को मानिए जो है। तो ये सीधी बात है कि अंग्रेजी का शब्द हो किसी, आप मान लीजिए कि किताब शब्द है, किताब तो अरबी का है,
आप उसको किताबों करते हैं कि नहीं करते? आखिर ये खोजने के लिए आप जाते हैं कि किताब शब्द का बहुवचन अरबी में क्या बनता है। अंग्रेजी की तो जानकारी है इसलिए हम उसमें उलझ जाते हैं, ऐसा नहीं। और कोई प्रश्न? हाँ तो सर। ये बोलिए प्रणाम गुरुजी। राम कुमार जी। हाँ सर, हम लोग पाठ्य योजना बनाते समय हाँ छात्रों लिखते हैं, छात्रों, हाँ तो उसमें चंद्रबिंदु नहीं, अनुस्वार नहीं लगाते। हाँ। तो अनुस्वार लगाना चाहिए या छात्रों बहुवचन हो जाएगा? अभी तो बताया मैंने ना कि दो बहुवचन हुए ना। एक तो जो बिना बिंदी वाला है वह संबोधन के लिए सिर्फ आता है। और मजे की बात यह है कि अभी हमको इस पर पता करने की इच्छा है कि ये बिना बिंदी वाला जो संबोधन है ये कब से चल रहा है। कामता प्रसाद गुरु में नहीं है, ये क्यों चल रहा है? अब नागर जी से मैं कहूंगा कि आप उर्दू वालों से पूछिए, कहीं एक ढंग की व्यवस्था उर्दू की तो नहीं है, क्योंकि उर्दू ने कई तरह से प्रभावित किया है हिंदी को। तो अब जहां तक रही वो तो लगाएंगे ही, छात्रों तो करना ही पड़ेगा। और यहाँ भी एक बात मैं बता दूं, इस पर अभी मैंने पोस्ट लिखा था, उसको आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि ये जो बिंदी है, बिंदी की दो भूमिकाएं हैं। एक अनुस्वार की भूमिका है और एक चंद्र बिंदु के लघु रूप की भूमिका है। किसी का माइक खुला हुआ लगता है। चंद्र बिंदु के लघु रूप का वो है, तो जैसे छात्रों जो बहुवचन बनाते हैं इसमें वो बिंदी अनुस्वार नहीं है। और उसको जानने का सीधा उपाय है कि अगर उस बिंदी की जगह पर हम पंचमाक्षर लिख सकते हैं तब तो वो अनुस्वार है, और पंचमाक्षर नहीं लिख सकते तो वो अनुस्वार नहीं है। जैसे गंगा शब्द है तो गंगा में गौ पर बिंदी है, उस बिंदी को हटा करके म लिखा जा सकता है, तो इसका मतलब वो अनुस्वार है। संत है, हिंदी है, हिंदी में ह पर बिंदी हो सकती है और नहीं तो द के साथ आधा ह हो सकता है, तब तो अनुस्वार है। लेकिन में है, मैं है, छात्रों, को है, इनको हटा करके कोई पंचमाक्षर नहीं आ सकता। इसका मतलब है कि ये बिंदी चंद्र बिंदु का लघु रूप है, हम लघु रूप उसे कहते हैं। और ये मामला जो असल में ये प्रेस का मामला है जो व्याकरण में घुस गया है। ये व्याकरण का मुद्दा भी नहीं है, क्योंकि भाषा की बात है इसलिए इनकी चर्चा व्याकरण में कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। व्याकरण की चर्चा एक होता है केंद्रीय विषय और एक होता है परिधि का विषय। ये परिधि के विषय में तो हम गंगा बोलते हैं, भले लिखते हैं उसको दो तरह से लेकिन बोलते तो एक ही तरह से, ऐसा है। हाँ तो किरण जी और कुछ पूछ रहे थे आप? नहीं सर, वही पूछ रही थी कमांडो। तो कमांडो अभी भी वाला। संशय है, आपने समझाया नहीं। पर वो जो जानते हैं उन शब्दों को, जैसे आपने बताया कि पुस्तक है, किताब है, तो उनका तो अपन ढूंढने नहीं जाते हैं। लेकिन अगर अपनी जानकारी के लिए ये जानकारी सही है, परीक्षार्थी को अगर बताना पड़े, समझाना पड़े, तो उसके लिए फिर उनको कैसे समझाए इस चीज को? मैं इसके बारे में कुछ कहूँ क्या? हाँ बोलिए योगेन जी, मैं अपनी 2 लाइन में मैं कुछ कहना चाहता हूँ इस मामले में। जी। जैसे अंग्रेजी में कई शब्द आए हैं विदेशी भाषाओं से, हिंदी से भी कई शब्द आए हैं, जैसे चपाती। तो चपाती का जब वो बहुवचन करते हैं तो चपातीज करते हैं, तो चपातियों नहीं करते। तो आप शब्द जो है वो किसी भाषा से आएंगे, जब वो जिस भाषा में आएंगे व्याकरण वो वही का लेंगे। अंग्रेजी में भी लेकिन कुछ शब्द होते हैं जिसमें वो उनका इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेजी में भी ऐसे शब्द हैं, स्टिमुलस, स्टिमुलाई, तो ये उन्होंने वहीं से ले लिया, लैटिन से ले लिया। तो इस तरह से उन्होंने वहां स्टिमुलसेस नहीं किया। तो हिंदी में भी हालत का हालात लिखते हैं। तो कुछ शब्दों में हमने वहीं का व्याकरण लिया है, बाहर का भी। तो ये बिल्कुल नियम नहीं है, कई शब्दों का हमने उन भाषाओं के जो बहुवचन रूप है वो भी अपनाए हैं। नागर जी, इसको दूसरे रूप में इसकी व्याख्या की जाएगी कि कुछ शब्द जो कहते हो बहुवचन रूप ले लेने का मतलब नहीं कि हमने व्याकरण लिया,
वो एक्सेप्शन हो जाएगी। व्याकरण तो अपनी जगह पर है ही, उसी का तो परिणाम है। जो लोग नहीं जानते वो लोग हालातों करते हैं, नहीं जानते, वो जानते हैं कि एक शब्द है तो उसको हालातों करते हैं, क्योंकि व्याकरण तो अपना लगाना है। तो एक तो यह है कि हालत को हालात लेना ही गलत है अपने आप में। और एक जो जो उर्दू जानने वाले हैं, तो उर्दू जानने वाले भी नहीं रहे लोग, वो ऐसा करते हैं जो इस चीज है। और ये तो बनी रहने वाली चीज है जो, क्योंकि जीवंत भाषा है ना, तो उसमें तो भाषा ऐसी चीज है कि तरह तरह के प्रयोग है और उसमें से छन करके चीजें आती हैं। अब जो लोग बांधना चाहते हैं कि नहीं शुद्ध अशुद्ध, मैंने वो उपरोक्त और उपर्युक्त की बात कही थी। और अक्सर मैं एक बात कहता हूं कि हम कुछ नहीं होते हैं, भाषा भाषी समाज की सामूहिक चेतना ये सारी चीजें करती है। हम तो ऑब्जर्वेशन करते हैं। जो लोग जितना अधिक ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं वो भाषा को उतना समझते हैं, बाकी लोग तो सिर्फ प्रयोग करते हैं और किताबी ज्ञान पर निर्भर करते हैं। और मैं इन कार्यक्रमों के माध्यम से, मेरा उद्देश्य यही होता है कि आप भी सोचना शुरू करें। किताब में जो लिख दिया है वो ब्रह्मरेख मान लीजिए, ये नहीं चलेगा जो। और कौन सी किताब का मानेंगे जो, सब में वही सब दिक्कतें हैं, उल्टी पुल्टी सारी चीजें हैं। और जितने जो दर्जनों किताबें व्याकरण की बाजार में मिलती हैं, लेकिन व्याकरण जानने वाले उसमें कितने होते हैं? वो तो किताब लिखने वाले होते हैं, तो उन पर भरोसा नहीं कर सकते जो है, उल्टी पुल्टी चीजें जो है वो करते रहते हैं। और आजकल तो देखता हूँ ये क्या नाम है, अभिनंदन जी जुड़े नहीं होंगे। अभिनंदन जी जो है वो जो कोचिंग क्लास के वो लेकर के फोटो लेकर के शेयर करते हैं कोचिंग क्लास वालों का बोर्ड के साथ। तो लगता है कि ये क्या होशियारी कर रहे हैं लोग, जो है मनमाने ढंग से लोग पढ़ा रहे हैं, ये सब चीजें चल रही हैं। तो क्या किया जा सकता है उसमें जो है? तो ऐसे ही है, चीजें चलेंगी जब तक सारी चीजों का एक व्यवस्थित स्वरूप, अवधारणाएं नहीं बनती है। असल चीज अवधारणाओं की है। अवधारणाएं आपकी स्पष्ट हो गई हर चीज के मामले में तो दिक्कत नहीं होती। वही स्थिति लिंग वाली है। हाँ बोलिए। गुरुजी, मेरा भी एक प्रश्न है। हाँ। जब हम क्रिया शब्दों को लिखते हैं, जैसे गया का स्त्रीलिंग किया, लड़का गया था, लड़की गई थी, तो जब हमने स्त्रीलिंग किया उसको, तो गया में क्या वर्तनी लिखनी चाहिए? गई है, ग और ई पर वाली ई लिखे या ग और य पर बड़ी ई? समझने की चीज ये है कि इनमें से मैं तो इस रूप में मानता हूं, इनमें से मैं एक को शुद्ध और एक को अशुद्ध नहीं कह सकता। कारण यह है कि हमारे पास कोई आधार नहीं है कि य वाले ई को हम अशुद्ध कहें और सिर्फ को शुद्ध कहें। हाँ ये जरूर है, हर किसी की अपनी अपनी आदत होती है लिखने की। मैं ई लिखता हूं, य वाला नहीं लिखता हूं। इन दोनों की रचना प्रक्रिया अलग अलग है, इसको समझ लीजिए। जो लोग इसको समझना चाहें उसको समझ लीजिए कि वैसे तो कहें कि ज्यादा ठीक तो यह है कि ई वाला लिखा जाए, लेकिन मैं इसका मतलब ही नहीं कि य वाले ई को मैं गलत मान रहा हूं। ये जो है एक वचन के रूप में, ध्यान से सुनिएगा, जो एक वचन का रूप है य वाला, उसमें प्रत्यय जोड़ करके बनाया गया है। गया एक वचन का रूप है और उसका स्त्रीलिंग बनाना है तो उसी में ई प्रत्यय जोड़ देते हैं तो गई बन गया। लेकिन होता क्या है कि सारे रूप, क्रिया रूप धातु के साथ ई जोड़ने से बनते हैं, धातु के साथ ई, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए कि लिखना, लिख धातु है, और ये दिक्कत जो है जो आकारांत धातुएं हैं, ओकारांत धातुएं हैं, उनमें है ये, उनमें ये दिक्कत है। प्रत्यय तो ई ही है, वहां जिस य का उच्चारण होता है उसको हम श्रुति य कहते हैं। खा धातु है, उसमें आ प्रत्यय जुड़ेगा, तो अब दो आ एक साथ नहीं आ सकते, तो बीच में उच्चारण में खाया, धोया, इस तरह के पिया, ऐसे रूप आ जाते हैं उसमें, लेकिन वो य। अब क्या होता है कि एक जो रूप बना है एक वचन के रूप में ई प्रत्यय जोड़कर बना है,
और जो दूसरा रूप बनता है वो धातु में ई जोड़ करके बनता है। तो बनना इसी तरह से चाहिए, धातु में ई जोड़ करके, ठीक है ना। अब इसमें सही और गलत कहना मुश्किल है, क्योंकि दोनों रूप चलते हैं और दोनों रूप बनाने के आधार अलग अलग हैं, ठीक है। अब ये भी है, लिखने की आदत सबकी अलग अलग होती है। तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। आदरणीय अनुमति हो तो मैं कुछ कहूँ? अरे बिल्कुल, अनुमति क्या है, आप ही का कार्यक्रम है। जी, मैं रामकृष्ण तिवारी जी, प्रणाम। हाँ प्रणाम प्रणाम। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अखिल भारतीय हिंदी सम्मेलन होते हैं सर, तो इसमें हाँ। भाषा पर चर्चा होती हमेशा में हुआ था। हाँ। तो इनमें चर्चा होती, तो एक मानक भाषा हिंदी को अंतरराष्ट्रीय रूप में स्थापित करने के लिए बहुत सारे संशोधन किए जाते हैं। हाँ। उसमें से जो चर्चा के दौरान आता है सर, उसमें एक ये है कि यदि क्रिया रूप में है तो क्रिया में हम या में बड़ी की मात्रा का प्रयोग करेंगे, और यदि संज्ञा रूप में है तो हम ई का प्रयोग करेंगे, बड़ी ई का। जैसे नई, नई है तो ई लगाएंगे, और यदि गई है, क्रिया है, तो उसमें या में बड़ी की मात्रा लगाएंगे। सामान्य नियम फिर बनाया गया भाषा को सरलीकृत करने के लिए। नहीं, पहली बात यह है तिवारी जी, ये सरलीकृत वगैरह है जो शब्द हैं, बड़े बेकार के शब्द हैं। जो है कोई चीज सरलीकृत नहीं होती। सरलीकृत तो गांधी जी के जमाने से जो होता रहा है, और उन्होंने बंडाहार किया जाए सरल बनाने के चक्कर में, इसको सरल बनाया जाए। भाषा जो है करने के लिए मानक भाषा के अपने नियम है सर। राजभाषा में मानक भाषा चलती है, तो मानक भाषा के नियम बनाए गए हैं। ये किसने बनाया? इन शब्दावली को अंग्रेजित किया गया सर। ये किसने अब कौन लोग हैं जिन लोगों ने बनाया है? और जो लोग बनाने वाले हैं वो लोग जो हैं वो भाषा और व्याकरण कितना समझते हैं? अरे सर, ये सवाल होता है। पद पर बैठे हुए लोग जो है, आप पद पर बैठे हुए लोग जो है, जैसे केंद्रीय हिंदी निदेशालय है, तो वहां तो समितियों में है, जो किताब उनकी बनी है उसमें करीब 56 लोग हैं। कितने लोग भाषा व्याकरण जानते हैं? में बहुत बड़े बड़े साहित्यकार, व्याकरणकार नहीं होते, वैयाकरण भी रहते सर उसमें। तो व्याकरण कितने रहते होंगे बताइए, कौन से व्याकरण लोगों ने बनाया? ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या है बता रहा हूँ, यह वाली जो बात है, ये जो राजभाषा परिवार का कार्यक्रम हुआ था मार्च में, यही सब चर्चा चल रही थी। तो मैंने उन लोग बताया, हमने कहा कि सारी चीजों को आप इकट्ठा कर देंगे तो नहीं चलेगा। आप ये जो है विशेषण को अलग कीजिए, संज्ञा को अलग कीजिए और क्रिया को अलग कीजिए, तब बात बनेगी। जैसे मान लीजिए कि विशेषण है पराया, पराया शब्द जो है, अब पराया में शब्द के मूल में ही य है, तो उसको तो आप हटा नहीं सकते। रुपया है, रुपया को लिखते समय य को हटा करके ए लो लिखते हैं, वो गलत है, क्योंकि रुपया शब्द के मूल में ही य है, तो उसको रुपये होगा। ऐसे शब्द जो है हाशिया, हाशिए, पराया, इस तरह के किराया, उसमें य मूल में ही है। लेकिन जहां मूल में य नहीं है, जैसे नया है, अब बताइए उन्हीं लोगों की देन है ना कि नई दिल्ली को जो है य हटा करके ई कर दिया है, वो गलत है। मूल शब्द नया है, उसके मूल में ही य है, उस पर हम ई की मात्रा लगाएंगे। यह हट कैसे जाएगा वहां जो है, लेकिन हटा रखा है यही निदेशालय की मेहरबानी से। तो ये सब है, उसमें हम पढ़ेंगे तो संज्ञा शब्दों में ई ही लगाया जा रहा है। जैसे नई दिल्ली पहले या में बड़ी की लगती थी, अब ई। पहली बात है कि नई जो है संज्ञा नहीं है, वो विशेषण है। नई शब्द जो है वो विशेषण है। जी जी हाँ, तो चूंकि मैंने कहा ना कि नया जो है मूल शब्द नया है, जी जी, तो उसी में य है, तो उसको कैसे हटाएंगे? य को हटा करके ई किस नियम से बनाएंगे? उसमें उसी य के साथ ई जोड़ना पड़ेगा, उसी के साथ ए जोड़ना पड़ेगा। नए, नई, वो विशेषणों की बात होगी। हम एक साथ जब नियम बनाने जाएंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगी। और क्रियाओं में जो है वो तो ई होगी, या नहीं होगा। लेकिन लोग लिखते हैं, उसको हम क्या करें? लोग लिखते हैं तो उसका जो है हम ये मानते हैं कि भाई ठीक है, वो जो है
जो एक वचन का रूप है क्रिया का, जैसे खाया, खाया एक वचन का यह है, उसमें लिखा हुआ है, उसमें ई जोड़ देते हैं। लेकिन होना ये चाहिए कि जो धातु है उसमें ई जोड़ा जाए। जो रूप बनाने का तरीका है, जो प्रातिपदिक है, धातु है, उसमें प्रत्यय जुड़ता है। लेकिन लिखते हैं लोग, और लिखने की भी सबकी अपनी अपनी आदत होती है। जैसे मैं ई ही लिखता हूं, य वाला ई नहीं लिखता, लेकिन य वाले ई को मैं गलत कैसे कहूं? कोई भाषिक आधार नहीं होता। ये सब चीजें हैं, और जो लोग व्याकरण नहीं जानते उन लोगों ने ज्यादा उपद्रव किया है व्याकरण की किताबें लिख लिख करके। और व्याकरण की किताबें जो लिखी गई हैं उन्हीं के आधार पर चीजें पढ़ाई जाती हैं, तो कोई क्या करेगा? और सही बात तो बोलनी पड़ेगी, उसका सुधार कितना होता है, कैसे होता है, वो तो अलग की बात है। तो खुद हम उस चीज को समझेंगे तब बात बनेगी। और अपने अपने आग्रह लेकर के बैठने से कुछ होता नहीं है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी बात आप मानिए, आप मुझे गलत भी कह सकते हैं। हाँ, और कोई? तो एक प्रश्न मैं भी करना चाहता हूँ जी। जी, फिर बात वही वचन पे आती है लौट करके। बिल्कुल, बहुत जरूरी है जी। वचन का अर्थ आपने बताया जैसा संख्या, तो जिन शब्दों को हम संख्या में गिन नहीं सकते, या उनकी जो पदार्थ हैं, जो उनकी जो मात्रा से डिनोट होते हैं, उनको कैसे हम बहुवचन बनाएंगे? जैसे मान लीजिए लोग है, प्राण है, या इस तरह के जो शब्द हैं जिनका संख्या नहीं, जिनकी गिनी जा सकती। देखिए, संख्या सवाल गिनने का नहीं है, आप ध्यान दीजिए। एक वचन, देखिए हम एक वचन की परिभाषा करते हैं। एक वचन का मतलब क्या होता है? पूछा जाए कि एक वचन का मतलब क्या होता है, तो कहेंगे कि किसी शब्द के जिस रूप से किसी पदार्थ की एक संख्या का बोध होता है उसे एक वचन कहेंगे। जैसे लड़का शब्द है, लड़का शब्द से एक लड़के का बोध होता है, तो वो रूप जो है लड़का शब्द, वो उसका जो रूप है, आकृति है, वो एक वचन है। और जब बहुवचन की बात आती है तो किसी शब्द के जिस रूप से एक से अधिक पदार्थों की संख्या का बोध होता है, वहां कोई निश्चित संख्या नहीं होती है। इसमें वचन में जो है वो तो फिर संख्यावाचक विशेषण में वो चीज चली जाती है। वचन में एक या अनेक, इतने से मतलब है। लड़कों जब हम कह देते हैं या लड़के कह देते हैं, तो इसका मतलब यही हम जो भी हिंदी भाषा जानते हैं वो समझते हैं कि एक से अधिक संख्या का बोध होता है। किसकी? लड़के की। ठीक है ना? आम हम कहें, आमों। लोग शब्द है, लोग या लोक। जी हाँ। इसका वचन क्या है? इसका लोग पीपल। हाँ, तो देखिए, एक तो जो है वो लोग जो है व्यक्ति के अर्थ में जब हम करेंगे, उसके अनेक अर्थ हैं। जी। व्यक्ति के जब अर्थ में करेंगे तो एक वचन है ही, इसीलिए तो हम लोगों करते हैं। लोगों से पूछिए, लोग से पूछिए ऐसा प्रयोग नहीं होता। लोग कहते हैं तो शाश्वत बहुवचन है। लोग से पूछिए, ये कभी प्रयोग होता है? होता है प्रयोग लोगों से पूछिए। पता लग रहा है, क्योंकि कारक चिन्ह के आते, कारक को बीच में मतलब, यही तो दिक्कत होती है। कारक की बात तब उठेगी जब उसका वाक्य में हम उस रूप में प्रयोग करेंगे। जी। ठीक है ना? कारक को बीच में मत लाइए। कारक जो है ये भी बहुत उपद्रव की चीज जो उसमें हो जाती है। जब हम वचन की बात कर रहे हैं, ये रूप एक वचन का है, ये रूप बहुवचन का है। ठीक है ना? वो आगे बात आती है कि हिंदी में सभी स्त्रीलिंग शब्दों के दो बहुवचन रूप बनते हैं, और पुल्लिंग आकारांत पुल्लिंग शब्दों के दो बहुवचन रूप बनते हैं। तो सवाल ये उठता है कि दो बहुवचन की क्या जरूरत है? बहुवचन तो बहुवचन है, लेकिन इनमें प्रयोग की भिन्नता यही है कि एक बहुवचन रूप जो होता है, जिसको हम सरल बहुवचन कहते हैं, वो बिना परसर के प्रयुक्त होता है, और जो तिर्यक या विकारी बहुवचन कह लीजिए, वो बिना परसर के प्रयुक्त नहीं हो सकता। परसर उसके साथ चाहिए, तो उसकी भूमिका बदल गई, परसर्गों के साथ और बिना परसर के।
ये चीज होती है जो है। अब चूंकि आकारांत पुल्लिंग शब्दों को छोड़कर के बाकी सभी जो शब्द हैं उनमें एक ही बहुवचन बनता है। तो जो संज्ञा का जो मूल रूप है उसका प्रयोग जो है बिना परसर्ग के होता है। संज्ञा का जो मूल रूप है, जैसे मैंने बताया ना कि इस गांव में 50 घर हैं, 50 को हटा दीजिए और हैं को हटा दीजिए, तो आपको कैसे पता चलेगा कि घर जो है पुल्लिंग एक वचन है कि बहुवचन है? वचन अलग चीज है और संख्या का बोध होना ही अलग चीज है। यही चीज है। अब कुछ लोग न समझे तो अब क्या कहा जाए, किताब में जो लिखा हुआ है और परीक्षक जो परीक्षा लेते हैं तो स्थिति होती है। और ये सरल चीज है कि बहुवचन बनाना हो। हाँ बोलिए किरण जी बोलिए। हाँ, वो प्रश्न वो सर ने वो दूसरा प्रश्न पूछने लगे, वही रह गया सर। परीक्षार्थियों को परीक्षा की दृष्टि से फिर ये बहुवचन जो अंग्रेजी शब्द हैं उनमें हम क्या सही बताएं? इसमें क्या परेशानी है? सीधी बात है कि शब्द कहीं से भी आया हो, दुनिया के किसी भी भाषा से शब्द आया हो, हमारी भाषा में आया। अच्छा, लोग कहते हैं कि इधर से शब्द ले लेना चाहिए, उधर से शब्द, ऐसे थोड़े शब्द लिया जाता है। शब्द नहीं आता, अर्थ आता है, अभिव्यक्ति आती है, धारणाएं और धारणाएं आती हैं और उस शब्द उनके माध्यम से आते हैं। जिस भाषा से मन करे उस भाषा से शब्द ले लें। तो शब्द का प्रयोग हम करते हैं ना, शब्द का कोई अर्थ होता है, उस अर्थ की हमको जरूरत है कि नहीं है। कई बार लोग कहते हैं कि ये इसकी हिंदी क्या होगी, कंप्यूटर की हिंदी क्या होगी, ये सब कुछ नहीं होता। कंप्यूटर के साथ में कंप्यूटर शब्द आया है। कंप्यूटर जो एक साधन है उसके साथ वो आया है शब्द। तो आप बच्चों को समझाना हो यही समझाएंगे कि आप किसी भी भाषा से शब्द लीजिए, शब्द आप क्यों लेते हैं, उसके अर्थ के साथ शब्द आता है। और शब्दों को प्रयोग धर्मी कहा गया है। शब्दों को प्रयोग धर्मी कहा गया है। प्रयोग में है तो है, नहीं है तो नहीं है। हम डॉक्टर का भरपूर प्रयोग करते हैं, चाहे इसका लोग विरोध करते रहें। चिकित्सक का प्रयोग हमारी जबान पर नहीं चढ़ता, वो पीछे चला गया है। भले ही हमारी परंपरा का शब्द है, जो शब्द हमारी भाषा में आ चुका है, रच पच गया है, और रचता बचता कैसे है, उसके अर्थ जो है, आवश्यकता और प्रयोग क्या है। हाँ, उस चीज को उस संदर्भ में, उस अर्थ में प्रयोग करना है तो उस शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा हमको, उस शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। और जो शब्द हमारी भाषा में आ गया वो हमारा है। जब अध्ययन करने की बात आएगी कि किस शब्द का स्रोत क्या है, तब वहां बात आएगी कि ये अरबी का है, ये फारसी का है, ये तुर्की का है, और ये फलाना का है, दिमागे का है। जो प्रयोग में है हमारे सामने वो हमारा शब्द है, वो हिंदी का शब्द है। अब इसमें शुद्धता शुद्धता की बात, अब बोलिए। हाँ जी, अब ये जो प्रश्न शुरू हुआ था वही कि जो ये सारे बहुवचन और एकवचन जिनसे हमें, जिनकी जानकारी हमें होती है संज्ञा और सर्वनाम में प्रत्यय जुड़ने से, तो परीक्षा में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वचन की पहचान होती है संज्ञा और सर्वनाम से, ऑप्शन में है, क्योंकि प्रत्यय तक तो वो जो तथाकथित विद्वान है, पेपर बनाने वाले, वो पहुंचते ही नहीं है वहां तक, तो फिर वो ऑप्शन आंसर वही रहेगा ना, संज्ञा और सर्वनाम से। समझा नहीं आपकी बात, उदाहरण देगा। प्रश्न जैसे आता है कि वचन की पहचान किनसे होती है, आधार क्या है, तो जो प्रश्न अपने ग्रुप में शुरू हुआ था, जब आप लोगों की चर्चा लंबी चल रही थी तब मैंने ये प्रश्न किया था कि वचन की पहचान क्या है। तो वचन की पहचान, मैंने उसमें उत्तर दिया था सर, संज्ञा और सर्वनाम से। और या कुछ दिया था आपने जो, वो नहीं, अर्थ नहीं होता, क्रिया नहीं होती, सीधी सी बात है। शब्द की जो आकृति है ना, जो लिखते हैं हम, वो आकृति उसकी पहचान है। जैसे हमने लिखा लड़का, तो लड़का में जो आ लगा हुआ है वो उसकी पहचान है। वो आ जो है एक वचन भी है और पुल्लिंग भी है, वो आ। जब बहुवचन की पहचान, बोलिए बोलिए। बहुवचन की पहचान के लिए, हाँ, बहुवचन की पहचान के लिए लड़के उसमें ए लगा हुआ है और लड़कों उसमें ओ लगा हुआ है, ये उसकी पहचान है। उसकी पहचान बहुत स्थूल है। ओ प्रत्यय ही है, मतलब संज्ञा और सर्वनाम शब्दों में प्रत्यय ही उनकी पहचान है। सर्वनाम को बीच में मत लाइए, सर्वनाम में कहाँ प्रत्यय वाला है, इस संज्ञा की बात हो रही है। संज्ञा की बात हो रही है।
वहां तो अलग अलग शब्द होते हैं, मैं एक वचन में है, हम बहुवचन में है। वहां तो जैसे कुछ हम मैं है, में, हमारे, मैं में कुछ जोड़ करके बना नहीं है, वो तो स्वतंत्र शब्द है। लेकिन संज्ञाओं में है, संज्ञाओं में जो है उसमें प्रत्यय जोड़ करके बहुवचन बनाया जाता है। और किसी शब्द के वचन के या लिंग की पहचान का आधार उसका क्या है? उस शब्द की आकृति है। लड़की शब्द जो है स्त्रीलिंग है, उसमें ई लगी हुई, वो उसकी पहचान है। वो ई जो है दो चीज की पहचान है, एक वचन और स्त्रीलिंग। अब उसी को जब लड़कियां कर देते हैं, ई को हटा करके उसमें या जोड़ दिया तो बन गया स्त्रीलिंग, तो है ही वो, क्योंकि आप प्रत्यय स्त्रीलिंग का प्रत्यय है और बहुवचन हो गया वो। तो दोनों एक साथ चलते हैं, जो लिंग और वचन दोनों एक ही साथ है, मिले हुए हैं। वो तो हम चर्चा के लिए जो अलग अलग उनकी चर्चा करते हैं समझने के लिए, ठीक है ना। तो पहचान बच्चों को बताना हो, किसी को बचाना हो, तो क्या है कि आकृति उसकी पहचान है। आकृति जो है, लड़का है तो एक वचन है, लड़के जब बन गया, आ को हटा कर ए जोड़ दिया तो बहुवचन बन गया। ये है उसमें, और कुछ नहीं। यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और बोलिए गुरु जी, अगर प्रयोग धर्मता की बात हो रही है शब्दों की, तो हम जो रेफ और पदेन वाले शब्द लेते हैं, अभी देखिए जो प्रयोग में आ रहे हैं, वो जिसमें आधा र होता है उसमें रेफ लगाने की जगह जैसे शरबत और पर्दे हैं तो उसको हम पूरा र लिख देते हैं। मतलब आजकल किताबों में शरबत, परदा, इस तरह की चीजें मिलती हैं। बढ़िया प्रश्न है, तो हम अभी जवाब मैं दे दूं आपको, किताब में नहीं मिलेगा। ये जो र है ना, र तरल ध्वनि है, तरल ध्वनि। और खास करके जो अरबी फारसी है, खास करके फारसी के, क्योंकि ये तो बहुत तो स्पष्ट नहीं हो पाता है कौन सा अरबी का है कौन सा फारसी का है, इसके लिए तो कोर्स देखना पड़ता है। इसीलिए हम एक साथ बोल देते हैं अरबी फारसी। उनसे जो शब्द आए हुए हैं तो दो स्थितियां होती हैं। संस्कृत से आए हुए हैं तो संस्कृत की परंपरा से थोड़े बहुत हम परिचित होते हैं, और अरबी फारसी की परंपरा से तो हम परिचित है नहीं, उसकी लिपि भी हम नहीं जानते। संस्कृत तो देवनागरी लिपि है, संस्कृत में वो कैसे लिखा जाता है वो हमको मालूम है, तो हम मान कर चलते हैं संस्कृत में ऐसे लिखा जाता है, हिंदी में ऐसे लिखा जाएगा, वो चीज चलती है। इनमें क्या होता है कि जिस भाषा की लिपि को हम नहीं जानते, तो उस भाषा का शब्द हमारी भाषा में चलता है और उसको लिखना है हमको, तो वहां उच्चारण का ज्यादा आधार हम देते हैं। चाहे वो हम अंग्रेजी के शब्दों को ले लें, अंग्रेजी में क्या उच्चारण होता है ये हमको पता नहीं है, और उसकी लिपि अलग ढंग की है। तो ये सरबत है, तो कुछ शब्द ऐसे हैं र वाले जो दोनों रूपों में चलते हैं। गर्मी, तो कुछ लोग गर्मी लिखते हैं। अब जिनको फारसी का ही है ना नागर जी, गर्मी, गर्मी शब्द जो है गर्मी फारसी का है। हाँ, फारसी का है। मैं बहुत श्योर नहीं हूं मैं। हाँ, तो इसमें जो है वो दोनों रूपों में इसीलिए लिखा जाता है। अगर संभव है कि फारसी में वो ग र मी ऐसा लिखा जाता हो, एक रूप मूल रूप हो गया और एक दूसरा रूप उच्चारण वाला रूप हो गया। और मैं यही बार बार कहता हूं कि हमारे पास इनमें से किसी एक को गलत कहने का आधार नहीं है, तो दोनों चलते हैं, और दोनों दो रूप चलना कोई बुराई नहीं है, चल रहा है, जीवंत भाषा है, स्थिति है। संस्कृत जो है आज जीवंत भाषा नहीं है, लेकिन उसमें भी कई शब्दों के दो रूप चलते हैं, तो ये स्थिति है। तो ये जो र वाला है वो इसी तरह का। गुरु जी, लेकिन इसमें अगर उच्चारण की दृष्टि से देखा जाए तब तो र म के साथ मिलकर आ रहा है गर्मी, र न, तो यहाँ पर र और म उच्चारण के साथ मिल के आ रहा है। र आधा है और म के साथ उच्चारित हो रहा है। रमी, हम उसे रमी तो नहीं कह रहे, हम रमी कह रहे हैं, मतलब गर्मी कह रहे हैं। सही बात है। तो उच्चारण की दृष्टि से रेफ लगाना सही होगा, या जो प्रश्न में पूरा र लिख दिया जाता है वो सही होगा? हम जैसे हो जाए। एक चीज उसमें है कि मैंने कहा ना कि दोनों में कौन सही है कौन गलत है ये कहना मुश्किल है। आपकी जो आदत है लिखने के लिए वो आप लिखिए, दोनों सही है मान कर चलिए। नहीं मैम, सर गुरुजी, बच्चे अक्सर प्रश्न करते हैं कि मैम अभी किताबों में गर्मी दिया हुआ है, शराबत दिया हुआ है, तो परदा दिया है, तो हम बच्चों को क्या समझाएं? उच्चारण की दृष्टि से उन्हें समझाएं कि हाँ देखो हम रवि बोल रहे हैं।
एक चीज आपको बताऊं, उस गहराई में आपको जाना नहीं है। आप तो सीधे कहिए कि दोनों रूप चलते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। आप उनको जो है वो व्याकरण की बारीकी नहीं समझा सकते, वो समझ नहीं सकते। तो वहां यही जवाब है कि दोनों चलते हैं। जैसे मैंने य वाले ई और स्वतंत्र ई का बात कही, दोनों चलते हैं, जिसको जो आदत है लिखने की। ऐसे ही लिंग में भी है। अंग्रेजी के लोग पूछते हैं कि अंग्रेजी से आए हुए शब्दों का लिंग निर्धारण कैसे करेंगे। हमारे पास कोई आधार नहीं है। संस्कृत का तो है, परंपरा से वो चीज चली आ रही है। तो अंग्रेजी के ज्यादातर शब्दों का स्थिर हो चुका है, लेकिन फिर भी बहुत से शब्द ऐसे हैं कि कोई पुल्लिंग में लिखता है, कोई स्त्रीलिंग में, और उसमें कौन गलत है कौन सही है कहने का हमारे पास आधार नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी ये चीज बताएगी नहीं। क्योंकि अंग्रेजी में तो सारे शब्द जो है नपुंसक लिंग है, सारे शब्द जो है। अब जैसे मैं दो शब्द है जो अक्सर मैं प्रयोग करता हूँ, वीडियो और स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं, मैं उसको पुल्लिंग में प्रयोग करता हूँ। सबकी अपनी अपनी आदत है और दोनों सही हैं। जो उसका प्रयोग स्त्रीलिंग में करते हैं उनको मैं गलत नहीं कह सकता, क्योंकि गलत और सही कहने का हमारे पास कोई आधार नहीं है। तो बहुत से प्रयोग हैं जो दोनों रूपों में चलते हैं, और उसमें वो नहीं है कि कौन गलत है कौन सही है। और बताइए। मैं इस बारे में कुछ कहना चाहूंगा, बोलिए गर्मी के बारे में। हाँ, तो मैंने जो थोड़ा बहुत जाना है अरबी फारसी शब्दों की जो लिपि है, उसमें स्वर अलग से नहीं लिखा जाता। जैसे कमला में हम जानते हैं क में स्वर है, माँ में स्वर है, ला में स्वर है। हालांकि बोलते समय हम कमला बोलते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि उसमें स्वर है। और मतलब व्यंजन रूप जो है, जो हिंदी में है या संस्कृत में, तो वहाँ अरबी फारसी में है ही नहीं। अगर वहां पर शरबत लिखा हुआ है, तो श र ब त, उसमें कहीं नहीं समझ में आएगा कि कहाँ हल का चिन्ह है कहाँ नहीं है। अच्छा। तो जो बोलते हैं वो वही जानते हैं कि इसको ऐसे बोलना है। जैसे एक मदरसा, अब हिंदी में उसको मदरसा बोलते हैं, वो गलत है, उसका उच्चारण मदरसा है। लेकिन अगर उसको वहां उस लिपि में लिखेंगे तो म द र सा, अब तो मदरसा ही पढ़ सकते हैं, मदरसा ही पढ़ सकते हैं। तो इसलिए कई लोग ये मानते हैं कि उर्दू में आधा अक्षर है ही नहीं, एक सिर्फ जो जहाँ डबल उच्चारण होता है, जैसे मोहम्मद, उसके लिए उन्होंने एक चिन्ह बना रखा है जिससे पता चलता है कि यह ध्वनि जो दो बार है। और कहीं आप उसको पढ़ के, बल्कि कई मामले में तो वो वोवेल इस्तेमाल ही नहीं करते, ऊ का उच्चारण भी नहीं है, ऊ का वोवेल भी नहीं है आपको। इसलिए मोहम्मद भी मिलेगा, मोहम्मद भी मिलेगा, मोहम्मद भी मिलेगा। तो और अरबी में शायद बहुत 3 ही स्वर थे शुरुआत में, 3 दीर्घ स्वर थे और कोई स्वर ही नहीं था। बल्कि जो वहां की भाषाएं हैं, जो पुरानी भाषाएं, जहां तक मेरी समझ है, उसमें स्वर होता ही नहीं था, सिर्फ ध्वनियां होती थी। और चूंकि लोग उसको अलग अलग तरह से बोलते थे, तो ये स्वर का जो संस्कृत में है या हिंदी में है, वहां प्रचलन था नहीं। क्योंकि लोग बोल रहे हैं, इसलिए लोग उसी तरह पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। वही चीज अब भी आ गई है। शरबत जो है वहां उनमें लिखा जाएगा तो श र ब त लिखा जाएगा, र आधा नहीं लिखा जाएगा। और जो जानते हैं, क्योंकि हमको हिंदी में उसका रूपांतरण करना है, तो हम जानते हैं कि सिलेबल के रूप में शर एक सिलेबल है और बत एक सिलेबल है। तो अब हमको शरबत लिखना, अगर र पूरा भी लिखेंगे तो मुझे लगता है हिंदी में कोई समस्या नहीं है। हिंदी में कोई भी उसको शरबत नहीं पड़ेगा, वो शरबत ही पड़ेगा। अच्छा, इसलिए बोलने के लिए तो हम वही बोलेंगे, क्योंकि र का जो अ है इसलिए वो लुप्त हो जाता है। मैडम जी ने जो पूछा है कि शरबत बच्चे बोलेंगे, तो मेरे ख्याल से वो ऐसा बोलेंगे ही नहीं। हाँ, लिखने में समस्या है। तो एकरूपता के लिए कुछ लोगों ने ये तय किया था कि उर्दू, फारसी, अरबी के जो शब्द हैं उनमें हम आधा अक्षर इस्तेमाल ही ना करें। कुर्बान हो तभी कुर्बान, र पूरा। जैसे रविवार मैगजीन जो थी, उनके संपादक मेरे भी संपादक रहे, उन्होंने मुझे बताया था। हम लोग ने एकरूपता के लिए यह नियम बनाया था कि उर्दू का शब्द है तो उसमें हम आधा अक्षर लिखेंगे ही नहीं। सरदार, शरबत, गुरुजी, इसी तरह कुर्बान, इस तरह। तो इसलिए गर्मी लिखे या गर्म लिखे। हाँ, बोलिए सर। मेरा एक प्रश्न है सर, जैसे कि मातृ जब हम लिखते हैं सर, इसमें ता के नीचे री की मात्रा लिखते हैं, लेकिन मातृ लिखते समय त्रा में ऊ की मात्रा क्यों नहीं लिख सकते हैं सर? मातृ? हाँ सर।
नहीं, मातृ तो शब्द ही नहीं है सर। जो मातृभूमि, जो मातृभाषा में ताके नीचे री लगाते हैं मात्रा, मैं अब सुन लीजिए, मैं अब समझ गया आपका। इसमें क्या है, ये री वाला जो मामला है ना, री वर्ण, मैं तो जब भी क्लास लेता हूं तो पहले इस पर लंबी चर्चा हमारी होती है। आप कहाँ से हैं? मैं बरहमपुर से हूँ सर, उड़ीसा। बरहमपुर से, हाँ। वो मेरी चर्चा होती है, उसमें क्या है कि जो री वर्ण है, लेकिन री एक स्वर नहीं है किसी भी भारतीय भाषा में इस समय, जितनी मैं जानता हूं। मैं उड़िया में भी जो उसको रू बोलते हैं, हिंदी में री बोलते हैं, और गुजराती में री बोलते हैं, रू बोलते हैं, मराठी में रू बोलते हैं, दक्षिण की भाषाओं में रू बोलते हैं। तो मातृ वो उच्चारण है, लिखेंगे तो वही, ठीक है ना, लिखेंगे तो वैसे ही। उड़िया में भी लिखेंगे तब भी जो है वो नीचे जो री की मात्रा लगाएंगे ही, लेकिन जब बोलते हैं। तेलुगु हूँ सर, आई एम फ्रॉम आंध्र प्रदेश सर। सर मेरा मदर टंग है तेलुगु सर। हाँ, हेलो, मेरा मदर टंग तेलुगु है सर। इसमें अच्छा। ट्रा को जो हम हमारे तेलुगु में सर रू बोलते हैं सर, जैसे कि आप बोले हैं, लेकिन यहाँ हिंदी में इसको री बोलते हैं सर। हाँ, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि नहीं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वो एक ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण जो है अलग अलग करते हैं लोग, और मुख्य दो ही उच्चारण है, रू और री। हिंदी में री बोलते हैं, और शायद जो है मैंने पता किया था कि नागर जी है ही, बंगला में भी शायद री ही बोलते हैं। नागर जी, मैंने पूछा था, थोड़ी जानकारी इकट्ठी करते रहता हूँ, तो बंगला में भी री बोलते हैं। हाँ, री बोलते हैं, री बोलते हैं। वो जो री एक वर्ण है, संस्कृत में वो एक स्वर था, मूर्धन्य स्वर, लेकिन वो भी संस्कृत के जमाने में, आज तो कोई भी नहीं बोलता, बोल ही नहीं सकते हम, स्वर के रूप में री हम बोल नहीं सकते, तो उसके उच्चारण जो है बदल गए हैं। तो कुछ भाषाओं में वो री उच्चरित होता है, वर्ण वही है। जैसे मान लीजिए कि कृपा, तो लिखेंगे वैसे ही, लेकिन जिसकी भाषा में, जैसे कि हिंदी और बंगला में री बोलते हैं, बाकी गुजराती, मराठी, उड़िया और दक्षिण की भी जो भाषाएं हैं, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, इनमें रू बोलते हैं। और एक बड़ी मजे की बात मैंने आप सब लोगों की जानकारी के लिए, कि कृष्ण को कृष्ण ही बोलते हैं कन्नड़ में, उसको वैसे तो बोलना चाहिए कृष्ण, लेकिन कृपा को कृपा बोलेंगे, लेकिन कृष्ण को लोग कृष्ण ही बोलते हैं। पूरे कर्नाटक में सब लोग बोलते हैं। तो हो सकता है कि वो कृष्ण भगवान का नाम हो तो उस रूप में, लेकिन ये कन्नड़ में भी चलता है कृष्ण। तो ये उच्चारण का फर्क है, वर्ण वही है, मात्रा वही है, लेकिन अलग अलग भाषाओं में उसका उच्चारण अलग होता है। और अलग यही है कि हिंदी में उसको री बोलते हैं, और बाकी दूसरी जो भाषाएं हैं उनमें रू बोलते हैं। आप कृपा सर तब तक त्रा के नीचे ऊ की मात्रा में क्यों नहीं लिख सकते हैं सर इसे? नहीं, वो भी एक ऊ ही हुआ ना सर। मैं आपको बता रहा हूँ, जो ये सारी चीजें जो है सिर्फ संस्कृत के शब्दों में है। हमने उसको जो है एक वर्ण के रूप में क्यों स्वीकार किया है? क्योंकि जो संस्कृत के शब्द हैं, तो संस्कृत के शब्द उसी तरह से लिखे जाते हैं, इसलिए जो है हिंदी में उसी तरह से वो लिखा जाता है। बाकी उसका उच्चारण तो त्रि है, उसको जो है मातृ, तब तो उसको त्र और उसमें ई की मात्रा देनी चाहिए। ये लिखना जो है उच्चारण के आधार पर होगा, लेकिन संस्कृत के शब्दों को उसी तरह से लिखने की व्यवस्था जो है, अगर हम मातृ को त्र और उस पर ई की मात्रा देकर लिखें, तब तो वर्णमाला में री की जरूरत ही नहीं है। वर्णमाला में री की जरूरत इसीलिए है क्योंकि संस्कृत के जो शब्द, जिन शब्दों में री है, चाहे वर्ण के रूप में या मात्रा के रूप में, उनको हमने उसी रूप में ग्रहण किया, उनको लिखने के लिए, बोलने के लिए नहीं। ठीक है, तो ये है अलग अलग भाषाओं में अलग अलग उच्चारण। हाँ सर, मेरा एक निवेदन है कि इस चर्चा को हम कल दोबारा करेंगे।
हाँ ठीक है, क्योंकि समय अधिक हो चुका है, बहुत समय हो गया जी। इस चर्चा को हम एक बार दोबारा कंटिन्यू करेंगे। आप सभी के जो भी प्रश्न हैं आप इकट्ठा कर लीजिए और कल को फिर दोबारा इसी चर्चा पर, इसी बिंदु पर चर्चा करते हैं। हाँ, ये सब चीजें हैं चर्चा में खुलती हैं। अब ये रही बात कि चर्चा के बावजूद हम ग्रहण कितना करते हैं, उसको मानते कितना है। उसके बाद से भाई जैसे पानी पर डंडा मारा, पानी इधर उधर हुआ, फिर इकट्ठा हो गया, तो उससे बात नहीं बनती है। ठीक है, तो बंद किया जाए जी। हाँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, प्रणाम, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।